हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके जो ग्रामीण विकास है भारतीय संदर्भ में शुरू हम लोगों ने कर दिया था। इससे पहले गांव का प्रकार देख लिए थे, गांव की विशेषताओं को देख लिया था और भी कुछ चीज़ें समझी थी। अब हम ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास को समझने से पहले हमको ये चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी कि वास्तविकता में समस्याएं क्या हैं और ग्रामीण विकास जैसे एक मुद्दे में हमको किन किन चीज़ों को टारगेट करना है। तो ग्रामीण विकास की समस्याओं में यदि सबसे पहली समस्या आती है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे पहली समस्या है, जो प्रधान समस्या भारत की है, वो है गरीबी। वो क्या चीज़ है? गरीबी है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, निर्धनता भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसी को पॉवर्टी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। पूरा का पूरा डेटा पूरे आंकड़ों से भरपूर है। 2 समितियां हैं तथा 2 विधियां हैं जिनसे गरीबी का मानदंड तय किया जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। आपको लगा होगा जाने मैं क्या कहने वाला हूं। और एक बुक भी राम जी की पाठशाला की तरफ से लाई गई है, बहुत ही बेहतर बुक है। आप उसका फोटो यहां पे देख सकते हैं। आप पूरे के पूरे यूपी में कहीं भी इसको पा सकते हैं। यदि ये आपको ऑफलाइन नहीं मिल रही है तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। मैं पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, निर्धनता जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद लगभग 60% तक, 60 से 70% तक लोग थे, वो अपनी बेसिक जो जरूरत थे उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि खाने के लिए न ठीक से खाना था, न पहनने के लिए कपड़ा था, न रहने के लिए अच्छे आवासों की व्यवस्था थी। लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे और बरसात में, गर्मियों में, सर्दियों में उनको अच्छी खासी दिक्कत होती थी। तो आपको मैं एक बात बताऊं, भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है आज भी उस पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है गरीबी में। आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको इस चीज का शायद अनुमान नहीं होगा, परंतु यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और बहुत बैकवर्ड एरिया में जाएं तो आपको जाते ही पता लग जाएगा कि वहां पर कितनी समस्याएं हैं। आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में, मिट्टी के बने मकानों में रह रहे हैं और ना ही उनको जीवन के लिए अच्छा शिक्षा मिल पा रही है, ना वस्त्र, ना कपड़ा, ना अनाज, ना औषधि, ना एजुकेशन, कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी संदर्भ में धीरे धीरे मुहिम चली। आपने एक मूवी देखी होगी मांझी, और मांझी में आपने देखा होगा कि जो दशरथ मांझी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसका किरदार निभाया है, तो वो अपने गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सड़क मांग रहे थे। तो वो कहते कि भाई सड़क बनाओ, हमने पहाड़ काट दिया, ऐसा वैसा, यूं यूं। तो वहां पर जो भाषण है उस दशक का, 1970 के आसपास का जो दशक था, उस दशक के समय में जब इंदिरा गांधी थी तो प्रधानमंत्री थी, तो उस समय भी क्या कहते, क्या नारा था उस समय सरकार का नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कुछ और हटा हो ना हटाओ, पर गरीबी तो बिल्कुल नहीं हटी है। और इसका डेटा निकालने के लिए भारत सरकार के योजना आयोग ने, आजकल तो योजना आयोग का जो नाम है वो बदल गया है, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग की स्थापना हो गई है। योजना आयोग ने एक समिति का गठन किया और उस समिति के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया, कौन सी समिति थी आपको ध्यान रखना है, जो गरीबी को मापने के लिए, जो गरीबी से संबंधित, जो निर्धनता से संबंधित थे या निर्धनता के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जो 2 महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनमें पहली समिति है लाकड़ावाला समिति और दूसरी है आपकी तेंदुलकर समिति। पहली कौन सी है? लाकड़ावाला समिति और दूसरी है आपकी तेंदुलकर समिति। तो इन दोनों समितियों को ही आपको याद रखना है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, योजना आयोग ने लाकड़ावाला समिति के आंकड़ों के आधार पर क्या कहा। अब लाकड़ावाला समिति ने अपने गरीबी के आंकड़ों को निकालने के लिए यूआरपी विधि का प्रयोग किया था। अब अभी यूआरपी विधि आपको बताऊंगा मैं। 2 विधियां हैं, एक यूआरपी विधि है, एक एमआरपी विधि है। इन दोनों को मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं पहले एक चीज बता देता हूं। योजना आयोग ने लाकड़ावाला समिति के आधार पर कहा कि
1973-74 में ग्रामीण जनसंख्या का 56.4% गरीबी रेखा के नीचे था, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार थे। ठीक है, कितने 56.4% तक ग्रामीण जनसंख्या गरीब थी। वो अपने जीवन के लिए ठीक से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास धन नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1993-94 के आने तक यह प्रतिशत 37.3 रह गया और 2004-5 में यह 28.3 रह गया। अब लाकड़ा वाली समिति जो थी, इसने जो आंकड़े जुटाए थे वो यूआरपी विधि से जुटाए थे, जो बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। तो फिर भी मतलब अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब दो समितियां क्यों बनाई? एक बार लाकड़ा वाला समिति बन गई, उसके आंकड़ों के आधार पे देखो, कोई भी समिति होती है, कोई भी सर्वे करवाती है, सर्वे करवा के कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़ा जाता है और उन चुनिंदा लोगों को पकड़ के पूछा जाता है भाई क्या है कैसे, मतलब उनसे डेटा इकट्ठा किया जाता है। और उस डेटा का सरकार क्या काम करती है? सरकार उस डेटा का यूज करती है आगामी पंचवर्षीय योजना में या किसी भी योजना को लॉन्च करने में जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रही थी। यानी कि भारत सरकार उस समय जो 90 का दशक था, 70, 80, 90 का जो दशक था, उस समय स्पेशली गरीबी को टारगेट कर रही थी। तो गरीबी के आंकड़े निकालने के लिए समिति बनी थी, लाकड़ा वाला समिति। तो लाकड़ा वाला समिति ने जो डेटा दिया, उन डेटा के आधार पर ही तो बनेगा ना कि भाई कितने लोगों को क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या नहीं इफेक्ट कर रहा है। अब लाकड़ा वाला समिति ने ये डेटा दिया, इसके आधार से योजनाएं बनी, पर वो योजनाएं इफेक्टिव नहीं हो रही थी, वो योजनाएं काम नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो समझ में नहीं आ रहा था भाई दिक्कत कहां पे है, क्या इशू हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद तेंदुलकर समिति बनी। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं, लाकड़ा वाला समिति के आधार पर आंकड़े ये थे और यूआरपी मेथड को यूज किया गया था। मैं आपको पहले समझा देता हूं यूआरपी मेथड क्या है और एमआरपी मेथड क्या है। आपको ध्यान रखना है, लाकड़ा वाला समिति ने जिस विधि का प्रयोग किया वो थी यूआरपी विधि और तेंदुलकर समिति ने जिस विधि का उपयोग किया वो थी एमआरपी विधि। खांसी है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा और बोलने में गला उखड़ता है, ठीक है, माइक भी खींचता है, इसीलिए मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। आप लोग परेशान मत होइए, अब ठीक हो रहा है, फिर कंटिन्यू क्लास चलेगी। देखो यूआरपी विधि क्या चीज है? यूआरपी विधि, यूआरपी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। और ये जो आपका एमआरपी है ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है। यानी कि जब भी किसी का कोई सर्वे है, मान ले लाकड़ा वाला समिति ने यूआरपी विधि का प्रयोग किया, तो ये यूआरपी विधि का प्रयोग करते हुए लाकड़ा वाला समिति के जो लोग थे उन्होंने सर्वे करवाया, क्या करके कि भाई वो किसी व्यक्ति के पास गए, कुछ चुनिंदा लोगों के पास गए और वहां जाकर उन्होंने ये पूछा कि भाई तुम्हारा पिछले महीने का कितना खर्चा है। यानी कि वो ये जानना चाहते हैं पर्टिकुलर आदमी से कि भाई तुमने पिछले महीने में कितना खर्च किया। तो वो बोलेगा कि सर मैंने 10 किलो आटा लेके आया, 10 किलो चीनी लेके आया, 5 किलो चावल चल गए, इतना ये वो अपना वो एक जनरल खर्चा बता देगा। ठीक है, वो अपना एक जनरल खर्चा बता देगा और इसी विधि का प्रयोग करते हुए जिन आंकड़ों को जनरेट किया गया वो यूआरपी विधि से जनरेट हुए, यानी कि यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। पिछले एक महीने का पूछ लिया, बट आप ये सोचो कि जरूरी नहीं कि वो पिछले ही महीने सारा खर्चा किया हो, क्या पता वो उससे पहले भी और ज्यादा खर्चा करके बैठा हो या कम खर्चा करके बैठा हो। तो पिछले एक महीने के आंकड़ों के आधार पर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का ठीक ठीक डेटा तैयार नहीं हो सकता है कि वह व्यक्ति गरीब है या वह व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुका है। तो इस विधि में यही दिक्कत थी कि एक सटीकता नहीं थी, ठीक ढंग से आंकड़े इकट्ठे नहीं हो रहे थे। मान लिया उसने क्या काम किया पिछले महीने, अब ये मानो, ये मान लिया ये अमीर आदमी है, ये मतलब इसकी स्थिति ठीक है और ये पिछले महीने बोलेगा कि पिछले महीने में 5 किलो चावल लाया, 2 किलो आटा लाया। तो इन आंकड़ों के आधार पर सर्वे करता क्या मान लेगा? सर्वे करता मान लेगा ये बंदा गरीब है, और जबकि उससे पहले महीने ये बुलेट निकलवा के बैठा है, उससे पहले महीने ये कार निकलवा के बैठा है, तो पिछले महीने का तो रहा नहीं, तो ये बंदा एक्चुअली में गरीबी की लिस्ट में ऐड होना ही नहीं चाहिए था, ये ऐड हो गया। तो या फिर क्या हुआ कि कोई वास्तविकता में गरीब था, उसने पिछले महीने रेडियो ले लिया, टीवी ले लिया, पैसे वैसे जोड़ के, तो वो अमीरी वाली इसमें ट्रांसफर हो गया, भाई ये तो ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो यूआरपी विधि की यह दिक्कत थी, लाकड़ा वाला समिति ने इसका प्रयोग किया और इसका प्रयोग करते हुए यह आंकड़ा निकल के आया। तो सरकार ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रही थी और योजनाएं फेल होती चली जा रही थी। ठीक है, उसके बाद तेंदुलकर समिति ने एमआरपी का प्रयोग किया। एमआरपी विधि मिक्स रिकॉल पीरियड, इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। आपके यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, पिछले महीने भाई कितना खर्च किया।
और एमआरपी विधि में आप थोड़ा सा एडजस्ट करते रहिए इन चीजों को। और एमआरपी में दो चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज वही जो यूआरपी में पूछी जाती है कि भाई पिछले महीने भाई कितना खर्च किया, इससे आधा आइडिया लग गया कि भाई पिछले एमआरपी जो होता है उसमें यूआरपी ऐड होता ही है, ठीक है, यूआरपी ऐड होता ही है। तो एमआरपी में क्या चीज पूछी गई, पिछले महीने का खर्च कितना किया और भाई पिछले एक साल में क्या क्या तुमने सामान लिया, पिछले एक साल में तुमने कपड़ों पे कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा तुमने कपड़ों पे लगाया, यानी कि तुमने कोट बनवाया, पैंट बनवाया या सिंपल एक दो शर्ट बनवाया, ठीक है। पिछले एक साल में तुमने दवाइयों पे और स्वास्थ्य पे कितना खर्चा किया, पिछले एक साल में तुमने शिक्षा एजुकेशन पे कितना खर्च किया, पिछले एक साल में तुमने कोई कीमती सामान लिया क्या, पिछले एक साल में तुमने फ्रिज लिया, एसी लिया, कूलर लिया, टीवी लिया, क्या लिया आपने। तो इन आंकड़ों के आधार पर पिछले महीने का खर्चा और पिछले साल के कुछ महत्वपूर्ण खर्चों पे बातचीत की गई। तो इन दोनों चीज को एक सम्यक रूप से रखते हुए ठीक ठीक उस व्यक्ति की स्थिति का पता लग गया कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। यदि वह व्यक्ति पिछले महीने भी कुछ नहीं लिया और मतलब नॉर्मल खर्चा चला और पिछले एक साल में भी उसने कुछ नहीं खरीद पाया, तो इसका मतलब पता लगा कि वो गरीब आदमी है। भाई दिक्कत ज्यादा हो रही है हमको, तो क्या करें, पर पढ़ाना जरूरी है। अब उस व्यक्ति, अब दूसरा व्यक्ति क्या है कि उसने पिछले महीने कुछ नहीं लिया पर उसने 2 महीने पहले एक बुलेट निकलवाई थी, उससे 2 महीने पहले कार निकलवाई थी, उससे 2 महीने पहले ट्रैक्टर निकलवाया था, उससे 2 महीने पहले फॉरेन की ट्रिप करके आया था। तो ये सब चीजें हैं। तो इस सब चीजों से जो आंकड़ा मिला वो बिल्कुल सटीक आंकड़ा मिला। तो आपको पता लग गया होगा यूआरपी मेथड क्या है और एमआरपी मेथड क्या है। लाकड़ावाला समिति का गठन 1993 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर डीजे लाकड़ावाला, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ये सारा डेटा तैयार हुआ था और ये सब चीज थी। जबकि तेंदुलकर समिति 2004-5 में बनी और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। अब जो आपका डेटा लाकड़ावाले से मिला वो आपके सामने ये आ गया। अब मैं आपको तेंदुलकर समिति का डेटा बताता हूं और आपको पता लग रहा होगा कि मतलब किस तरह से गरीबी की रेखाओं को देखा जाता है, गरीबी को देखा जाता है और क्या क्या अनुपात है, क्या क्या इसमें दर निकली हुई है, कैसे कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति के डेटा को आप एक बार देख लीजिए। तेंदुलकर समिति जी ने एमआरपी के आधार पर निकाला था। तेंदुलकर समिति ने अपने आंकड़ों के आधार पर, तेंदुलकर समिति बनी 1993-94 में, ठीक है। सुरेश डी तेंदुलकर जो प्रोफेसर थे उनके अध्यक्षता में बनी। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर निकाला कि 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र है जो उसकी जनसंख्या का 50.1%, यानी कि अगर गांव में 100 आदमी रह रहे हैं तो 50 आदमी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। जबकि लाकड़ावाला समिति ने आपके यूआरपी विधि के द्वारा ये डेटा क्या बताया था कि भाई 50 आदमी नहीं है, 37 आदमी ही हैं जो गरीब हैं। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है एमआरपी यूआरपी की वजह से। तो लाकड़ावाला समिति बोल रही है 1993-94 के 37.3 है, जबकि तेंदुलकर समिति एमआरपी विधि के माध्यम से बोल रही है 50.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 2004-5 में तेंदुलकर समिति ने कहा कि 41.8% व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि लाकड़ावाला समिति 28.3% लोगों को गरीबी रेखा के नीचे बता रही है। तो आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। जब आंकड़ों में इतना डिफरेंस है तो योजनाओं में कितना डिफरेंस पड़ता होगा। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और 2011-12 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर 25.7% लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे पाया गया। और ये ऑल ओवर इंडिया का है, पूरे भारत का है। जबकि अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो ये 25.7 यहां पे केंद्र स्तर पर दिखाई दे रहा है, पर राज्यों में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 34.1% यह परसेंटेज है, यूपी में 30.4% है, राजस्थान में कुछ हालात सुधरे हैं 16.1% है। इसके मतलब इससे रिलेट करके चीजों को बता रहा हूं। ओडिशा में 35.7 है, एमपी में भी 35.7 है, जबकि हिमाचल में स्थिति सुधरी हुई है, 9.1% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो ये सारे डेटाज आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, इन समितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, योजना की रिपोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। और
अब देखो ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम इनके निदान की तरफ आगे बढ़ेंगे, ग्राम समाज समझेंगे और जो योजनाएं इन संबंधी चल रही हैं, तो ये है बिल्कुल सही तरीका पढ़ने का। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और भाई आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा तभी आप लोगों के लिए संसाधन भी और बढ़ पाएंगे, और हर एक गरीब बच्चे तक पहुंचना राम जी की पाठशाला का उद्देश्य है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।